हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में हम लोगों ने सेक्शन 6 तक कर लिया था, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं? 10 तक हैं। तो दो तीन सेक्शन बचे, ये हमको इसको कवर करेंगे इस वीडियो में आपके। तो जैसे सेक्शन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, यानी कि आपके जो अपराध है उनका संज्ञान कैसे लिया जाएगा। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध अगर किया जाता है तो उसका संज्ञान कौन लेगा। तो आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होना चाहिए, यानी कॉग्निजेंस कौन लेता है। अब कॉग्निजेंस से सवाल अगर आपके आता है तो हम सीआरपीसी से आप पढ़ते होंगे, तो सीआरपीसी में 190 सेक्शन में बताया गया है कि अपराधों का संज्ञान कैसे होगा। ठीक है, तो अपराधों का संज्ञान कैसे लिया जाएगा वो वहां पूरा प्रोसीजर बताया गया है। तो कंसर्निंग ऑफिसर्स बताया गया कौन कौन, मतलब कौन जुडिशियल ऑफिसर इसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया। तो कौन लेगा, जब आप पहले पढ़ें, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अबर कोई न्यायालय इस नियम के दिन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। इंग्लिश में देखें तो क्या कहता है, नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब इस बात का मतलब सिर्फ इतना है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपके इन दोनों से इंफीरियर, यानी कि इनसे अबर, यानी इनसे छोटा कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता। यानी कौन ले सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इनसे ऊपर का भी, लेकिन इनसे नीचे कोई व्यक्ति, कोई भी न्यायालय आपके इस अधिनियम के अंदर किए गए अपराध का संज्ञान, कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। कॉग्निजेंस कैसे लिया जाता है वो 190 सेक्शन सीआरपीसी में बताया गया है। वो जब हम उसको वीडियो उसमें देखेंगे तो उसको कवर वहां कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आगे दिया गया जो सीआरपीसी में क्या लिखा है, कोई भी न्यायालय किस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कैसे करेगा? अपनी जानकारी, ध्यान रखिएगा, या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर। दो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। पहली बात लिखी गई है, यानी कि क्या लिखा है, ओन नॉलेज। ठीक है, या फिर आपके क्या लिखा गया है कि इन ऐसे अपराधों को जो तथ्य है उनसे प्रकट करने वाली जो पुलिस रिपोर्ट है उस पर करेगा। तो पहली बात क्या है, खुद की जानकारी पर, दूसरी बात पुलिस रिपोर्ट पर। और पुलिस रिपोर्ट कहाँ, अगर हम सीआरपीसी में देखें तो 173 सब क्लॉज 2 में सीआरपीसी में पुलिस रिपोर्ट बताई गई है। ठीक है, एक रिपोर्ट भेजी जाती है जहां पर इसको हम सामान्य भाषा में चार्जशीट भी कहते हैं। ठीक है, तो उन तथ्यों पर जो अपराध गठित कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, अपराध से बाधित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। दो महत्वपूर्ण बातें बताई गई यहाँ पर, कौन कौन सी हैं? देखो, पुलिस रिपोर्ट पहला तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस चीज को प्रोसीजर समझने के लिए आपको सीआरपीसी पता होनी चाहिए। ठीक है, पुलिस जो आपके पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जैसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट की जो परिभाषा है वो 2R में दी गई है। सीआरपीसी के सेक्शन 2 सब क्लॉज R में, जो ये कहता है कि 173 सब क्लॉज 2 में जो परिभाषा है वही पुलिस रिपोर्ट मानी जाएगी। तो पुलिस रिपोर्ट 173 सब क्लॉज 2 में आप जो आपकी जनरल जो भाषा है या सामान्य भाषा, जब मान लीजिए आपके अब क्या लिखा गया है, अपराध को गठित करने वाले तथ्य, जब अपराध हो, आईओ को ये लगता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि हाँ अपराध किया गया है, तब उस पर संज्ञान 190 में होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं चार्जशीट, आरोप पत्र। ठीक है, और अगर उसे लगता है कि अपराध नहीं किया है तो उसको भेजा जाता है, उसे कहते हैं फाइनल रिपोर्ट, यानी अंत, फोर क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके ये प्रक्रिया, इसके अगली प्रक्रिया क्या है कि मान लीजिए ये तो आपके जो पुलिस ऑफिसर को दी सूचना के बाद प्रोसीजर फॉलो होता है। दूसरा प्रोसीजर फॉलो होता है, डायरेक्ट आप कोर्ट से बात कर सकते हैं। तो किसके थ्रू बात करते हैं? कंप्लेंट, यानी कि आपके परिवार के थ्रू। ठीक है, परिवार की परिभाषा कहां पर है? 2 सब क्लॉज डी में दी गई है, सीआरपीसी में ही। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए आपका प्रोसीजर सीआरपीसी आप पढ़ भी लेंगे, बाकी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो आप इन सेक्शंस में जाके आप देख। तो जो प्रोसीजर जो आपके परिवार, यानी क्या लिखा गया है, जो भी अपराध से व्यथित यानी एग्रीवेटेड जो भी पार्टी होगी, चाहे वो व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर जैसे दहेज लिया गया है, दिए, जो भी व्यक्ति व्यथित होगा वो व्यक्ति अगर कर सकता है, या फिर आपके उसके माता पिता कर सकते हैं, या फिर लिखा गया उसका अन्य कोई रिलेटिव कर सकता है, या फिर कोई मान्यता प्राप्त संस्था, जो आपके क्या लिखा है, मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन इस अधिनियम के अंदर किसी अपराध की सूचना
परिवाद आपके कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। फिर मजिस्ट्रेट यहाँ पर धारा 200 से लेकर 203 तक की जो प्रक्रिया है जो परिवाद से रिलेटेड है उस प्रक्रिया को फॉलो करेगा। तो ये आपके अपराध का संज्ञान हो गया। इसमें और कोई और बाकी, हाँ एक लास्ट पॉइंट ये, जो महानगर मजिस्ट्रेट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होगा उसके लिए विधिपूर्ण होगा यानी लॉफुल होगा कि वह इस अधिनियम के अंदर किसी अपराध के सुदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करें। यानी कि ये एक तरीके से आपको ये जो इसका लास्ट सी क्लॉज सब क्लॉज है वो आपको क्या कहता है, जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। वो ये कहता है कि ये लीगल फुल होगा कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन जो भी आपके मजिस्ट्रेट हैं वो विधि द्वारा प्राधिकृत जो भी दंडादेश है वो उसको दे सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें और कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं। हाँ एक लास्ट पॉइंट है जो थर्ड, जो सब क्लॉज थर्ड कहता है वो क्या कहता है, सब क्लॉज थर्ड ये कहता है कि मान लीजिए अगर इंग्लिश में इसको हम पढ़ें, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स a statement made by a person aggravated by the offense shall not subject such person to a prosecution under this act। सिंपल अर्थों मतलब ये है कि अगर हिंदी में देखें तो कोई भी मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सब क्लॉज थर्ड ये कहता है कि इस अधिनियम के अंदर पीड़ित व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है और वो कोई भी स्टेटमेंट देता है तो उसके खिलाफ आप कोई भी अभियोजन फाइल नहीं कर सकते हैं, यानी किसी भी कार्यवाही का वो व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा। ये इसका सब क्लॉज थर्ड कहता है। चलिए ये आपके सेक्शन 7 हो गया। अब हम सेक्शन 8 देखते हैं। तो सेक्शन 8 बात करता है किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 8 बात करता है अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा आजमानतीय और अशमनीय होना। इसको इस प्रकार देखें तो संज्ञेय कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल होना। तो ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 8, जहां पूछा गया है कि हर एक्ट के अंतर्गत अपराध होते हैं। अब यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं कि भाई मान लीजिए कॉग्निजेबल होना, तो कॉग्निजेबल 2C में दिया गया है, CRPC में कॉग्निजेबल की यानी संज्ञेय की परिभाषा। अब लिखा गया है आजमानतीय, तो 2A में जमानती की परिभाषा दी गई है, इसमें आजमानती नॉन वेलेबल भी लास्ट में लिखा गया है। यानी क्या लिखा गया है, जो अपराध आपके जमानतीय नहीं होते बाकी सारे जितने अपराध होते हैं आजमानतीय माने जाते हैं। ठीक है, तो आजमानती भाई सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, आजमानती और संज्ञेय अपराध आपके कौन से होते हैं, जो सीरियस नेचर के होते हैं, यानी कि जहां गंभीर प्रकृति जो अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध की एक शर्त सिर्फ ये होती है कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो ये किसमें बताया गया है, सेक्शन 41 CRPC में। चलिए तो इसमें क्या लिखा गया है, अगर आप पढ़े दंड प्रक्रिया संहिता, इस नियम के दिन अपराधों का वैसे ही लागू होगी मानो वे ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए और निम्नलिखित से भिन्न विषयों के प्रयोजनों के लिए उस संहिता 42 में निर्दिष्ट विषय किसी व्यक्ति वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के बिना गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध हो और इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध आजमानतीय और अशमनीय होगा। अब यहाँ पर 2 बातें लिखी गई हैं कि CRPC के प्रयोजन ऐसे ही लागू होंगे जैसे उस एक्ट के अंतर्गत मान लीजिए कोई अगर किसी प्रकार मान लो क्या लिखा गया है, किसी भी व्यक्ति की वारंट के बिना मजिस्ट्रेट बिना आदेश के बिना गिरफ्तारी से संज्ञेय अपराध हम कर सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर आप जैसे भाग बताया गया धारा 41 से बिना वारंट गिरफ्तारी कैसे होगी, तो सेम वही प्रोसीजर अगर इस अधिनियम में कोई अपराध किया था तो वैसे ही यहाँ पर लागू होगा, ये धारा ये कहती है। इसका सब क्लॉज 2 ये कहता है कि इस अधिनियम के अंदर जो भी अपराध किया जाता है वो पहली बात नॉन वेलेबल होगा यानी आजमानतीय होगा, और दूसरी बात ये कहता है कि वो अशमनीय होगा। तो ये बात भी आपके 1986 हम लोगों ने पहले पढ़ा था, उस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है। ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर किए गए अपराध की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति कैसी होगी, आजमानतीय और अशमनीय। अशमनीय से यहाँ पर हम अर्थ समझ लीजिए 320 सेक्शन CRPC में एक लिस्ट बताई गई है, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल। सिंपल अर्थों में ये है, इसे हम बोलते हैं समनीय यानी खत्म करना। तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनको आप खत्म कर सकते हैं लेकिन कुछ अपराधों को खत्म नहीं किया जा सकता है। दोनों तरीके होते हैं। जो समनीय अपराध होते हैं कंपाउंडेबल, उनको 2 तरीके से, न्यायालय की इजाजत से या विदाउट यानी न्यायालय की इजाजत के बिना भी आप खत्म कर सकते। खत्म करने का मतलब ये होता है कि जो अभियुक्त व्यक्ति होता है वो व्यक्ति बरी हो जाता है, किसी प्रकार उस पर कोई भी पनिशमेंट नहीं होता है। और जो आपके नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं अर्थात यहाँ पर आप समझौता नहीं कर सकते, शुद्ध भाषा में कंप्रोमाइज भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अपराध इस एक्ट के अंदर कोई भी अपराध होगा तो सिंपल लिख कर दिया गया है कि वो कैसा होगा, नॉन कंपाउंडेबल यानी उसको समझौता उसमें नहीं होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब 2 सेक्शन ऐड किए गए हैं।
ये भी आपके 1986 में 8A कहता है कुछ मामलों में सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है। तो देखो, जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या देने का दुष्प्रेरण करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज को मांगने के लिए अभियोजित किया था, वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा जो उसने उस धारा को अपराध नहीं किया है। ध्यान रखना, शुद्ध भाषा में समझ लीजिए आप, जो एक्यूज्ड पर्सन होगा इस एक्ट के अंदर किए गए अपराधों के लिए, उसी व्यक्ति पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो ये सिद्ध करे कि मैंने ये अपराध नहीं किया है। ठीक है। वैसे सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः ये होता है, दो धारा यहाँ पे दी गई हैं, सामान्य प्रोसिक्यूशन को सिद्ध करना पड़ता है ना कि आपने भाई ये अपराध किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई मैंने अपराध नहीं किया। बर्डन ऑफ प्रूफ इस पर होता है, उस स्वयं के व्यक्ति पर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपके इसमें एक केस है जो अधिनियम की धारा 8A है, संविधान के अनुच्छेद 14 है 20 सब क्लॉज 3 तथा 21 की उल्लंघनकारी नहीं माना गया, हरि कुमार बनाम कर्नाटक राज्य का, लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब 8B में क्या है, डाउरी प्रोविएशन ऑफिसर बताया गया, दहेज प्रतिशत अधिकारी। इस सेक्शन को ही आप याद कर लो, 8 खा कहें या 8B, इसको आप याद कर लो कि किस सेक्शन में डाउरी प्रोविएशन ऑफिसर बताया गया है, बस ये आपको पता होना चाहिए। बाकी क्या बताए, कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। दहेज प्रतिशत अधिकारी उतने जितने आवश्यक हों, ठीक है, और उनके वे क्षेत्र निर्धारित कर देगी जहां पे अपनी जुरिडिक्शन और पावर्स का उपयोग इस अधिनियम के अनुसार करेंगे। तो ध्यान रखना, कौन अपॉइंट करता है, राज्य सरकार अपॉइंट करती है। कितने, जितने आवश्यक हो। कौन से रीजन के लिए, वो रीजन से स्टेट गवर्नमेंट तय कर देगी जहां पर वो अपनी पावर्स और जुरिडिक्शन का यूज करेंगे। अब इसमें इनके क्या क्या आपके ड्यूटीज होंगी और शक्ति होंगी, ये बात ध्यान रखना, ये आपको 2-4 बातें पता होनी चाहिए। बता दे रहा हूं उसमें क्या लिखा है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं पर आप समझ लेना। डाउरी प्रोविजन, दो पहला क्या है, फंक्शंस कौन, टू सी दैट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर कंप्लाइड विद, यानी ये देखना कि इस मतलब अधिनियम में उसके उपबंधों का पालन हो रहा नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा, टू प्रिवेंट एज फार एज पॉसिबल द टेकिंग और अवेटिंग द टेकिंग और द डिमांडिंग ऑफ डाउरी, यानी कि दहेज को लेना, उसको दुष्प्रेरित करना, उसको मांगने को, सबको रोकने के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं वो डाउरी प्रिवेंशन ऑफिसर करेगा। अगला देखें, टू कलेक्ट सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन्स कमिटिंग ऑफेंस अंडर द एक्ट। क्या लिखा गया है, अभियोजन के लिए जो भी कुछ भी आपके यथासंभव जो कुछ भी हो सकता है, उन अधिनियम का जो भी अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके संबंध में जितने साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट करना। ठीक है, या फिर टू परफॉर्म सच एडिशनल functions as may be assigned to him by the state government or as may be specified in the rules made under this act। यानी क्या लिखा गया है, और अतिरिक्त कौन से काम, जो काम दे दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उन कार्यों को ये व्यक्ति करेगा। ठीक है, थर्ड सब क्लॉज उसका क्या कहता है, वो ये कहता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, आपके डाउरी प्रोविजन ऑफिसर को किसी पुलिस अधिकारी की वह शक्तियां प्रदान कर सकता है जो अधिसूचना निर्देश, जो मान लो जो गजट इसमें आपके नोटिफिकेशन होगा उसमें स्पेसिफाइज की जाएंगी और आपके वो इसका अपना प्रयोग कर सकता है। तो यानी कि 8B का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि सब पुलिस ऑफिसर की पावर्स भी दी जा सकती हैं। ठीक है, और क्या लिखा गया, स्टेट गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, सब क्लॉज 4 ये कहता है कि डाउरी प्रोविजन ऑफिसर को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों को दक्ष पालन में सलाह देने और सहायता के प्रयोजन से एक एडवाइजरी बोर्ड का नियुक्त कर सकती है। ध्यान रखना, इसमें महत्वपूर्ण बात, हाँ आपको ये वाली महत्वपूर्ण क्लॉजेस में आप समझ लीजिए कि एक एडवाइजरी बोर्ड इसमें नियुक्त करेगा इसकी सहायता के लिए, डाउरी प्रोविजन ऑफिसर जो उसकी सहायता के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, अब इस सलाहकार बोर्ड में एक बात ध्यान रखना, क्या लिखा गया, वो ये लिखा गया है कि 5 से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे। यानी क्या लिखा गया है, इसको कहें तो सोशल जो वेलफेयर वर्कर हैं वो कम से कम 5 हो, मतलब सॉरी कम से कम 5 से अधिक, यानी कि 5 लोगों से, मतलब इतने मैक्सिमम लोगों का एक एडवाइजरी बोर्ड की नियुक्ति होगी जो क्या करेगा, डाउरी प्रोविजन ऑफिसर की सलाह और सहायता के लिए होगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये है, वो क्या है, 2 महिला होनी चाहिए कम से कम, इसमें कितनी, 2 विमेन होना चाहिए। यह किसके लिए, बेसिकली एक तरीके से महिलाओं के ज्यादा उत्थान के लिए है। तो इसमें ध्यान रखना 2 कम से महिला, ये संख्या आपको पता होनी चाहिए। एक एडवाइजरी बोर्ड होगा, मेंबर कितने, 5
मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें 2 महिलाएं मिनिमम होनी ही चाहिए। ये आपके धारा 8B है। बाकी चलिए आपके क्या है, इसमें 2 लास्ट सेक्शन बचे हैं, 9 और 10। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ 9 में बताया गया है नियम बनाने की शक्ति। तो कौन नियम बना सकता है? आपके राज्य सरकार, वो सॉरी केंद्र सरकार यहाँ पर नियम बनाएगी इस नियम के प्रयोजन के लिए। और इसके लिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपकी ये है, जैसे भाई प्रारूप फॉर्मेट जिसके वह रीति जिससे कि व्यक्ति और उसके धारा 3 को धारा 2 में निर्दिष्ट भेंटों यानी प्रेजेंट्स जो भी हैं कोई सूची रखी जाए, उन संबंधित सभी अन्य विषय के संबंध में नियम बना सकती है। और विशिष्टतया लिखा हुआ है इसमें स्पेसिफिकली है पर इस अधिनियम के प्रशासन के लिए बाबत नीति और कार्रवाई का बेहतर समन्वय, कैसे समन्वय हो सके, द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शंस विद रिस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। तो उनके संबंध में नियम बना सकती है किसको? केंद्र सरकार। तो आपको पता क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को धारा 9 में इस अधिनियम के प्रभावी इफेक्टिव यानी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए रूल बनाने की पावर है। ये इसका जो थर्ड सब क्लॉज है, ये बात समझ लीजिए, इसमें क्या लिखा गया है, अगर इसको हम पूरा इसका करक्स पढ़े तो क्या लिखा है, अगर कोई भी नियम बनाया जाता है तो संसद के प्रत्येक सदन में अगर सेशन में हो तो 30 दिन की अवधि के भीतर रखा जाएगा। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग जानते होंगे। बिल कहाँ पर चर्चा होने के लिए बिल रखा जाएगा, अगर सेशन में है मान लीजिए आपके, तो 30 नियम बनाया उसके 30 दिन के भीतर भीतर आपको कहाँ रखना है? सेशन में, संसद के सेशन में, सॉरी संसद के उसमें, अगर उसमें रखना है आपको सदन में। और यदि उस दिन सत्य ठीक भाई, दोनों सदनों में आप 30 दिन के भीतर रखेंगे। और अगर मान लीजिए दोनों सदन किसी मान लीजिए इस उस नियम में कोई परिवर्तन के साथ सहमत हो जाते हैं तो ऐसा रूल परिवर्तन के यानी चेंज के साथ में एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, या दोनों कहते हैं कि हम ये रूल नहीं पास नहीं हो पाता तो वो रूल जो बनाया वो निष्प्रभावी होगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा। धारा 9 आपको सिंपली ये कहती है। और लास्ट में आपके धारा 10, वो राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो वही सिंपल सी बात है, राज्य सरकार भी इस नियम को अच्छे से तरीके लागू करने के नियम बना सकती है। तो दोनों बात आप ध्यान रखना कि डाउरी प्रोविजन संबंध में नियम बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और आपके राज्य सरकार को भी दी गई है। खासकर कौन कौन से, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, अभी 8B में पढ़ा था अतिरिक्त एडिशनल फंक्शन, तो एडिशनल फंक्शन के लिए कोई कौन से काम करें वो संबंध में रूल बना सकती है, कार्य दे सकती है। ठीक है, कौन से कृत्य किस प्रकार प्रयोग करेंगे, तो वो सारी परिसीमाएं, वो शर्तें सब यहाँ पर आपके स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और वही सिंपल सी बात, यथाशीघ्र विधानमंडल के सामने रखा जाएगा और उसको असेंबली पास कर देगी तो वो रूल एप्लीकेबल होने लगेगा। तो ये आपके डाउरी प्रिवेंशन एक्ट है टोटल।